Welcome dear students. Today we will discuss measurement of national income. तो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हम कैसे कैलकुलेट, मतलब हम नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एग्रीगेट्स चाहिए होते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियोस में नेशनल इनकम के रिलेटेड एग्रीगेट्स डिस्कस कर दिए हैं। तो अब हम उन एग्रीगेट्स के थ्रू मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे नेशनल इनकम का, इस वीडियो में हम वो आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, एक चीज़ है जो आपको हमने एक सर्कुलर फ्लो बताया था, मतलब नेशनल इनकम एक सर्कुलर फ्लो है, उसको याद कर लीजिए एक बार। प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, जैसे कोई भी काम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हमें भूख लगती है, जब हमको सपोज हमें भूख लगी, सिंपल सा एग्जांपल से अगर हमें भूख लगी तो हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाएंगे, उसको अच्छा सा खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, राशन लाएंगे, खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद हम उसको कंज्यूम करेंगे, यानी कि खाएंगे। तो अब इस चीज़ों के लिए और फिर खाने के बाद फिर से हमें नए तरीके से सब चीज़ होगा। तो ये एक सर्कुलर चलता रहता है, इसका एंड कभी नहीं होता है। तो जैसे हम एक सिंपल वे में कह सकते हैं, प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, ठीक है। अब इनकम क्या करती है, गिव्स राइज टू डिमांड एंड सर्विसेज। जब इनकम मिलती है तो डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, कि क्या हमें काम करने हैं और क्या चीज़ें चाहिए। जैसे खाना हमने आपसे कहा था, भूख लगी है तो खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए जब हम बाज़ार से सामान लाएंगे, कुछ सर्विसेज यानी कि मेहनत करेंगे, खाना बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब उसको करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर करना होता है, यानी कि खर्चा करना होता है। तो ये चीज़ें जो है एक सर्कुलर में जब हमने एक्सपेंडिचर किया, यानी कि अर्ली की इनकम बनी, उस इनकम से फर्दर प्रोडक्शन होगा, फिर फर्दर इनकम जनरेट होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा। ये एक सर्कुलर चलता रहता है। तो इस सर्कुलर में मेन 3 चीज़ें आई सामने। फर्स्ट इज प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन किस वे में होता है, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। जो हम प्रोडक्शन मेथड कहते हैं उसको हम साइंटिफिक वे में, या आप कहिए कि एक साइंटिफिक वे में नाम दिया गया वैल्यू एडेड। अब ये क्यों वैल्यू एडेड दिया गया, ये हम आपको अभी बताएंगे। इसको प्रोडक्शन मेथड ना कह करके वैल्यू एडेड कहा गया है, वो हम अभी आपको बताते हैं कि इसका क्या रीज़न है। दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड हैं मेजरमेंट करने के नेशनल इनकम को। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। 1-2 एग्जांपल्स हम आपको देंगे, क्या आइटम्स लेते हैं, क्यों लेते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, वैल्यू एडेड मेथड। तो बच्चों, वैल्यू एडेड मेथड, फर्स्ट वी विल डिस्कस डेफिनेशन क्या है। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय टेकिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज to the production in domestic territory of a country in an accounting year including NFIA। देखिए, जो हमने इसके आप कह सकते हैं आइटम्स या क्या क्या चीज़ें हम इसमें लेते हैं, क्या क्या चीज़ें वैल्यू एडेड मेथड में हमको लेनी है, कौन कौन से आइटम्स लेने हैं। हमें सबसे पहले लेना है कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। कोई भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, उसने क्या प्रोडक्शन किया है, वो सब चीज़ें हम उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन मतलब प्रोडक्शन, उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है वो हमें लेना है। कहाँ का लेना है, किन लोगों का लेना है, इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका मतलब होता है जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिस कंट्री से रिलेटेड है। मतलब हम अगर इंडिया की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब एक बाउंड्री लाइन से नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी अमेरिका में भी हो सकती है, अगर हमने कोई इंडस्ट्री अमेरिका में लगाई है बट उसके इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया से रिलेटेड है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। और क्या लेना है, किसी एक अकाउंटिंग ईयर की कैलकुलेशन, या नेशनल इनकम हमेशा एक ईयर की कैलकुलेट होती है, या अगर 6 मंथली करनी है तो वो 6 मंथली फिर लिखा जाएगा। वैसे रेयरली होता है, जनरली
एक साल की ही कैलकुलेशन किया जाता है। अब उसमें इंक्लूड क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमने आपको बताया डोमेस्टिक टेरिटरी में। एक तो जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हाँ, उसमें और एक लोग इंक्लूड होते हैं जो बाहर के हैं, मतलब जो इंडियन सिटीज़न नहीं है लेकिन वो यहाँ रह रहे हैं, यहीं पर खाना पीना खर्चा इनकम सब कुछ यहीं हो रहा है, मतलब उनके जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनके थ्रू इनकम इंडिया को मिल गई है, तो उनका जो भी है वो भी हम इंडिया के नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम में लेनी होती है। बच्चों, अब स्टेप्स क्या क्या हैं, वैल्यू एडेड किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो वन बाय वन हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिव एंटरप्राइजेस। देखिए बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिव एंटरप्राइजेस। हमें जानना है कि कौन कौन सी यूनिट्स प्रोड्यूसिव हैं। प्रोडक्शन की कुछ यूनिट्स, आप कहेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम बस आप ये समझ लीजिए, हम घर में खाना बना रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं है। हम घर में खाना बना करके सेल कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उस चीज़ को हम सेल कर रहे हैं और उससे इनकम जनरेट हो रही है। देखिए, हमने पढ़ा था पहले ही, प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम। जब तक उससे इनकम जनरेट नहीं हो रही है तब तक हम प्रोडक्शन वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, चाहे वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो चाहे नहीं हो। जब उस सेल्फ कंजम्पशन से बाहर की इनकम उसमें जुड़ जाएगी तभी हम उसको लेंगे, लेकिन यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमको मतलब है, हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉरेस्ट है, लैंड है, माइंस है, इन सब को यूज़ करके कुछ नया फॉर्मेशन कर रहे हैं और उस फॉर्मेशन को हम इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन इट विल बी कॉल्ड प्रोड्यूसिव एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब इन प्रोड्यूसिव एंटरप्राइजेस में हमने आपको मतलब आप ये समझ लीजिए, बताया था या नहीं बताया नहीं याद है, 3 सेक्टर से इनकम जनरेट होती है। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, आप प्राइमरी सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर होता है जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ को सेल करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, मतलब फॉरेस्ट में क्या है, अगर हम फॉरेस्ट की लकड़ी को या इस तरह की चीज़ों को डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, उसको कुछ और नया फॉर्मेशन उससे नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि फिशिंग हो गई, ठीक है, फार्मिंग हो गई, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर होता है। तो क्योंकि ये चीज़ें हम इनसे कुछ नया नहीं करते हैं। हाँ, फिशिंग हो गई, मतलब मछली बेच दी, हो गया, एक इनकम जनरेट हो गई। जंगल से लकड़ी है, लकड़ी काटी सेल कर दी, लेकिन लकड़ी से फर्नीचर बनाना वो सेकेंडरी में आ जाएगा। अब सेकेंडरी सेक्टर अगर हम कहते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं, प्राइमरी सेक्टर्स की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके हम कुछ नया फॉर्मेट करते हैं, नया फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने बताया फॉरेस्ट, यहाँ पर
फॉरेस्ट अगर डायरेक्टली हम उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर की इनकम होगी, और अगर हम उस फॉरेस्ट की लकड़ी को ला रहे हैं, किसी कंपनी को सेल कर रहे हैं, अगेन वो कंपनी जो है फर्दर उससे फर्नीचर बना रही है सपोज, तो उसको फर्नीचर के लिए वो लकड़ी यूज़ कर रही है, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी। यानी कि एक बार प्राइमरी, दूसरी बार उसको कंपनी ने खरीदा या एंटरप्राइज ने खरीदा या किसी फैक्ट्री ने खरीदा, उस फैक्ट्री ने उस लकड़ी को यूज़ किया, फर्नीचर बनाया, तब उसको सेल के लिए यूज़ किया, तब उससे इनकम जनरेट की। तो यहाँ पर पहले वाले स्टेप में इनकम जनरेट नहीं हुई। इनकम जनरेट कब हुई? जब उसने फर्नीचर बना करके उसको सेल किया, तो वो आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। मतलब 2 स्टेप यूज़ हो गए यहाँ पे। पहले रॉ मटेरियल खरीदा, उस रॉ मटेरियल से कोई मटेरियल बनाया, उस मटेरियल को सेल किया। जैसे एक आप क्लोथिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, शुगर का एग्जांपल ले सकते हैं। शुगर केन खरीदा, शुगर केन से चीनी बनाई, चीनी बेच दी। कपड़े के लिए कपास खरीदा, रुई बनाई, धागा बनाया, फिर कपड़ा बनाया। 4 स्टेप हो गए। अब आता है लास्ट में टर्शियरी सेक्टर। यहाँ पर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्लोथिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, कुछ भी, कोई भी, सारी ही चीज़ें, मोस्टली जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, बुक है, मोबाइल है, आप क्या पेन यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के थ्रू ही बनती हैं। आप बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड खाने पीने की, जैसे साग सब्जियाँ हैं, वो डायरेक्टली यूज़ हो जाती हैं, या एग्स वगैरह हैं, वो डायरेक्टली यूज़ हो जाते हैं, या फिर लकड़ियाँ कभी कभी जलाने के लिए या फायर के लिए, या क्या कहते हैं आप, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं लोग, तो उसमें यूज़ होती है। बट मोस्टली हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर की यूज़ करते हैं। अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया सेक्टर, कौन सा? टर्शियरी सेक्टर। इसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होता है वो सर्विसेज ली जाती हैं। देखिए, सर्विसेज भी इनकम जनरेट करती हैं, उसमें कोई आपको चीज़ दिखाई नहीं दे रही होती है, लेकिन फिर भी उनसे इनकम जनरेट होती है। लाइक टीचिंग, हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उस हमारी सर्विस के बदले जो हमने टीचिंग के लिए की है, उस सर्विस के बदले हमें इनकम मिलती है। तो जब हमें उसके बदले में इनकम मिल गई तो वो इनकम हो गई टर्शियरी सेक्टर की इनकम। टीचिंग है, लॉयर है, डॉक्टर है, कोई भी काम करने वाला जो सिर्फ काम कर रहा है, उसके बदले उसको कोई इनकम मिल गई है। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि प्रोडक्शन नाम पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज, इसीलिए हम लेते हैं। गुड्स तो हमें दिखाई देते हैं बट सर्विसेज दिखाई नहीं देती, सिर्फ उनके यूटिलिटी के बेसिस पे उनको पेमेंट मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। इन तीनों चीज़ों के प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स की इनकम को ऐड किया जाता है वैल्यू एडेड मेथड में। दैट वाज फर्स्ट स्टेप कि हमने प्राइमरी सेक्टर के सर्विसेज प्रोडक्शन को ले लिया, सेकेंडरी को ले लिया, टर्शियरी को ले लिया, इन तीनों को क्लासिफाई कर लिया पहले। तो सेकेंड स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफिकेशन कर लिया। नाउ दिस क्लासिफिकेशन विल बी यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में क्या है कि जो हमने जो भी प्रोडक्शन किया है, कंपनीज़ ने जो भी प्रोडक्शन किया है, उन प्रोडक्शन को हमको सेक्टर्स में डिवाइड तो हमने पहले ही कर लिया फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद हमको उन सबको ऐड करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, उसमें बेसिकली हम 3 चीज़ें लेते हैं। फर्स्ट ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल के लिए हमने बाहर से भी अगर इम्पोर्ट किया है, जो यहाँ ख़रीदा है। अब वैल्यू क्या है रॉ मटेरियल के लिए, क्या होता है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है वो होता है पेमेंट बाय प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल उन्होंने ख़रीदा, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें तो चाहिए होती है ना, लाइक मशीनरी चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे
कंटिन्यूस चलने वाला रॉ मटेरियल का यूज़। बिल्डिंग हमने एक बार बना ली, मशीन एक बार ख़रीद ली, ये सब तो एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है। ये होने के बाद में रॉ मटेरियल हमें डेली चाहिए होता है, उसका प्रोडक्शन कितना लेना है, क्या करना है, तो ये जो होता है इसका जो कैलकुलेशन होता है, क्योंकि ये तो हमने प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है और मार्केट में जब वैल्यू सेल होती है, सॉरी प्रोडक्शन सेल होता है, तो वो क्या होता है, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट प्राइस पर लेते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस पर हमने मान लीजिए एक टीवी है वो बनाने में, मतलब वो मार्केट में जो सेल हुआ तो वो 30,000 में हुआ। ठीक है, तो अब हम अगर मार्केट की ले लेते हैं प्राइस, तो 30,000 प्रोडक्शन हुआ 30,000 का। अब ये 30,000 का प्रोडक्शन एक्चुअली अगर हम जैसे प्रोड्यूसर ने उस टीवी को बनाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदी होंगी, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे होंगे, रॉ मटेरियल में कई चीज़ें हैं, लकड़ी है उसका बेस बनाने के लिए, प्लास्टिक है, कई सारी चीज़ें, वायर्स ली होंगी, कई सारी चीज़ें लगती हैं किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। तो उन चीज़ों का जो है कैलकुलेशन, मान लीजिए आपने उन प्रोडक्शन का भी मार्केट प्राइस ले लिया, इसका भी मार्केट प्राइस ले लिया, क्योंकि वो भी तो एक प्रोडक्शन ही है, वायर भी किसी कंपनी ने प्रोड्यूस की होंगी। अब हमने यहाँ क्या क्या कहा था आपसे कि जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं उन सबका आपको प्रोडक्शन का मार्केट प्राइस ऐड करना है। मगर हम जैसे सपोज वायर जिस कंपनी ने बनाया उसका मार्केट प्राइस ले लिया, टीवी जिसने बनाया उसने उसका भी मार्केट प्राइस ले लिया। ठीक है, अब जिसने टीवी बनाया उसने वायर का प्राइस भी तो इंक्लूड किया हुआ है उसमें, क्योंकि उसने खर्चा किया है तो वो तो इंक्लूड करेगा ही। लेकिन अगर हम वायर का प्राइस अलग से लेंगे प्लस टीवी का प्राइस लेंगे तो ये क्या होगा, वायर की डबल काउंटिंग होगी, क्योंकि टीवी वाले ने भी वायर का प्राइस इसमें जोड़ा हुआ है और वायर वाली कंपनी ने भी अलग से जोड़ा हुआ है। हम वायर वाली कंपनी का भी जोड़ रहे हैं क्योंकि उसने भी प्रोडक्शन किया है। तो जब हम इस तरीके का होता है तो इसको कहते हैं डबल काउंटिंग। हमें अवॉइड करना है डबल काउंटिंग किसी भी प्रोडक्शन की ना होने पाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो यूनिट्स, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो अगर किसी कंपनी को सेल की जाती हैं, एंटरप्राइज को सेल की जाती है, यानी कोई प्रोडक्शन यूनिट को सेल की जा रही हैं, तो हम उन चीज़ों का कैलकुलेशन या उन चीज़ों की जो इनकम है वो हम नहीं लेते हैं। हम किन चीज़ों का मार्केट प्राइस लेते हैं, जो चीज़ें कंज्यूमर को सेल की जाती हैं। ठीक है, जो चीज़ें कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर का मतलब वो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर नहीं कहा जाता। कंज्यूमर मतलब उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, उसको फर्दर किसी प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि वो कंज्यूमर के पास गई और उन चीज़ों का मार्केट प्राइस जो भी है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। और जो चीज़ें कंपनी के लिए खरीदी जा रही हैं, उनको बेची जा रही हैं, जो कंपनियां उन चीज़ों का यूज़ करके किसी नई चीज़ को बनाने के लिए यूज़ कर रही हैं, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। मतलब हम उसको नया प्रोडक्शन नहीं मानते। हम उसको कब लेंगे, जब उस चीज़ से नई चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी और उसको मार्केट में कंजम्पशन के लिए सेल किया जाएगा। ठीक है, आप वन वर्ड में कह सकते हैं प्रोडक्शन सेल इन मार्केट फॉर प्रोडक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कौन सा सेल किया जाएगा, जोड़ा किया जाएगा, प्रोडक्शन सेल फॉर कंजम्पशन से टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हम जो कंज्यूमर को सेल करते हैं वो हम नेशनल इनकम में लेंगे, मतलब उसको हम प्रोडक्शन मानेंगे। और जो चीज़ें कंपनीज़ को सेल कर रही हैं उनको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा है, इस पर क्वेश्चन भी आता है बच्चों, याद रखिएगा। हाउ कैन वी अवॉइड डबल काउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर 3 और 4 मार्क्स में आता है ये। तो अच्छे से समझ लीजिए डबल काउंटिंग से कैसे बचा जाता है। डबल काउंटिंग से बचा जाता है, प्रोडक्शन में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को काट दिया जाता है। दूसरी जो चीज़ होती है, फर्स्ट हमने आपको बताया कि कैलकुलेशन ऑफ
वैल्यू सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये हमने अभी आपको डिस्कस किया। दूसरा जो स्टेप है बच्चों वो है हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है? हमने आपको रॉ मटेरियल पे होने वाले खर्च का तो डिस्कशन दे दिया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमने आपसे कहा बिल्डिंग एक बार खरीद ली जाती है, मशीनरी एक बार खरीद ली जाती है, जो जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर भी एक ही होता है, वो भी बदला नहीं जाता है। बदले क्या जाते हैं? डेली वर्कर्स और रॉ मटेरियल। तो जो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं उन पर भी क्या होता है, उनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो कभी मशीन ख़राब हो गई, कभी जल गई, बिल्डिंग में कुछ टूट फूट होने लगती है तो उनकी रिपेयरिंग, इस तरीके का जो खर्चा होता है वो होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल भी मेंटेनेंस मांगती हैं। ठीक है, अब जो थर्ड होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है? डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये हम अगर करते हैं तो हम पाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ हटा देते हैं तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। अब बच्चों इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो 3 आइटम्स हमने आपको बता दिए। इन 3 आइटम्स को हम कैसे किस तरीके से नेशनल इनकम को निकालने के लिए यूज़ करते हैं? देखिए, हम यहाँ पर कहते हैं नेट वैल्यू एडेड, NVA। आप शॉर्ट फॉर्म में NVA भी लिख सकते हैं। और जैसे हमने आपको पहले बताया था कि ये प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है, तो आप इसको NDP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों लेते हैं बच्चों? फैक्टर कॉस्ट हमें बनाना पड़ता है, हम आपको बताते हैं अभी। फैक्टर कॉस्ट इसलिए लेते हैं, मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट किया जाता है, बट इनकम हमेशा फैक्टर्स को मिलती है। इसलिए जब भी हम कोई इनकम की बात करते हैं तो हमेशा वो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर उसको मार्केट प्राइस पे दिया नहीं गया है, आपको सपोज हम यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं और इनकम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फैक्टर कॉस्ट ही होती है। जब आपसे कहा जाए इनकम कैलकुलेट करिए तो आपका मतलब होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि वो फैक्टर कॉस्ट पे आपको कैलकुलेट करती है। बच्चों एग्जाम में इस तरीके की चीज़ें बहुत आती हैं, इसको बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। आपसे कहा गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए इस मेथड से, आपको ये नहीं बताया गया कि उसको फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है या मार्केट प्राइस पे। अगर ये आपको बताया नहीं गया है तो हमेशा आपको किस पे करना है? फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि इनकम मतलब पेमेंट्स, फैक्टर को पेमेंट्स इनकम होती है। जो भी फैक्टर्स प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, तो ये सारी चीज़ें हम फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स, और इनको मिलने वाला पेमेंट जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे कहा गया नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया गया, तभी आप उसको मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कीजिए। तो ये हमने लिया NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब जो यहाँ पर हमने तीनों टर्म्स बताए उनको हमें कैसे लेना है, तो ले लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमने आपको बताया था कि जब हम कैलकुलेट करते हैं टीवी बनाने में जितने लोहे की चीज़ें यूज़ हुई हैं, वायर्स यूज़ हुए हैं या प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, इस तरीके की चीज़ें, टोटल वैल्यू ले ली। अब टोटल वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर दिया। इंटरमीडिएट गुड्स हमने आपको बताया जो प्रोडक्शन यूनिट्स खरीदती हैं। ठीक है, जो चीज़ें फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदी जाती हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। ये तो हो गया, हमने वैल्यू एडेड निकाल लिया। अब हमको उसको किस तरीके से
फैक्टर कॉस्ट बनाना है या नेट बनाना है, नेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CFC को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो खर्चा ही है। प्रोड्यूसर को एक्चुअली कितनी इनकम हो रही है वो कैलकुलेट करने के लिए उसके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हमको हटाना होता है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल पे भी जो भी उसने खर्चा किया, ऑयलिंग की, मशीनरी टूट फूट कराई, बिल्डिंग को मरम्मत कराए, तो इस तरीके की चीज़ें कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल उसका खर्चा होता है, उसका एक्सपेंडिचर होता है, वो हमने माइनस का किया, क्योंकि देगा तो वो इनकम से ही ना अपनी, अब उसका जो भी प्रॉफिट है उसी में से पे करेगा, तो उसको हमें एक्चुअल रियल उसको क्या प्रॉफिट हुआ उसको निकालने के लिए CFC माइनस करना पड़ेगा। अब बात हो रही है फैक्टर कॉस्ट बनाने की, क्योंकि जो हम मार्केट गुड्स के प्राइस की बात करते हैं तो गुड्स का प्राइस एक्चुअली मार्केट प्राइस पर होता है, क्योंकि हम मार्केट प्राइस को ही तो यहाँ पर ले रहे हैं। जो भी हमने बेचा, जिस कीमत पर बेचा बाजार में वही कीमत है, जिस कीमत पे कंपनी को बेचा वो इंटरमीडिएट गुड्स की कीमत है। तो जब हमें नेट पे चाहिए और फैक्टर कॉस्ट बनाना है यानी कि इनकम बनाना है, तो इनकम में डायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है, इनकम में सब्सिडीज़ और डायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते। तो हमको क्या करना है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देने हैं, इनकम, क्योंकि ये हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगते हैं, सामान पे, गुड्स पे। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाने के बाद में क्या करना है, सब्सिडीज को हम जोड़ देंगे। क्यों सब्सिडीज को जोड़ा हमने, क्योंकि सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, वो एक तरीके से प्रोड्यूसर्स की एक्स्ट्रा इनकम होती है, उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसकी इनकम में एडिशन हो रहा है, तो वो हम जोड़ देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ता है बच्चों, गुड्स पे हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, इनकम पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम ये स्टेप्स लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट गुड्स, CFC माइनस कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए और सब्सिडीज़ को जोड़ दिया, ठीक, जो मिला वो ले लिया, जो खर्चा किया वो हटा दिया, सिंपल सी बात, उसकी रियल इनकम निकल आएगी। बच्चों ये जो हमने लिया ये हमने कैलकुलेट की डोमेस्टिक इनकम, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम क्या हुई, अब इसको नेशनल इनकम बनाने के लिए, यानी कि नेशनल इनकम अगर हम बनाते हैं तो यानी कि ब्रैकेट में हम कह सकते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे आइटम्स हमने ले लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरा ले लिया इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरा ले लिया CFC माइनस होगा, ये एक्सपेंडिचर है, CFC माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस की, ठीक है। अब बचा क्या इसमें, ये तो डोमेस्टिक इनकम के आइटम्स हो गए, ये जितने भी चीज़ें हमने ली ये डोमेस्टिक इनकम तक हो गई। अब इसमें हम क्या जोड़ दें कि वो नेशनल इनकम बन जाए, हमें जोड़ देनी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम मतलब हमने जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया और जो इंपोर्ट किया, किससे इनकम मिलती है बच्चों, एक्सपोर्ट करने से इनकम मिलेगी कि इंपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट करने से इनकम मिलती है। जब हम बाहर को सामान बेचते हैं तो इनकम हमें मिलती है, ठीक है, और इंपोर्ट करते हैं तो इनकम बाहर जाती है, तो वो हम कर लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो कंपनीज रह रही हैं, उनसे आने वाली इनकम को हम इसमें ऐड कर लेंगे। एक कभी कभी बच्चों ये आता है कैलकुलेशन में दे दिया जाता है डायरेक्टली, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया होता है, आपको दिया होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपको क्या करना है, फ्रॉम अब्रॉड से टू अब्रॉड को माइनस कर देना है, तो आपको नेट फैक्टर इनकम मिल जाएगी। क्लियर, तो ये हो गया वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू नेशनल इनकम हम किन स्टेप्स में कैलकुलेट कर सकते हैं।
बच्चों इस मेथड को हम एक कैलकुलेशन की तरह आपको समझाते हैं। कैलकुलेशन बहुत इजी सी है, तो वो हम आपको उससे सॉल्व करके बताते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए उसको। तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, उसमें देखिए क्वेश्चन में दिया है इंडस्ट्री एक्स सेल्स टू वाई ₹6,000। ठीक है, इंडस्ट्री एक्स ने इंडस्ट्री वाई को जो सेल किया वो कितने का था, 6,000 रुपये का। इंडस्ट्री वाई सेल्स टू जेड फॉर ₹8,000। अब वाई ने उसी चीज़ को जेड को सेल किया 8,000 में। देन वाई सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड वॉज इंडस्ट्रीज, यानी कि ये चीज़ें जो भी खरीद या बेच रही हैं वो प्रोडक्शन के लिए है। मतलब एक्स ने सेल किया, वाई ने खरीदा तो प्रोडक्शन के लिए, वाई ने सेल किया, जेड ने खरीदा वो भी प्रोडक्शन के लिए। बट जेड ने जब सेल किया तो वो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए सेल किया एंड दैट वाज द प्राइस ऑफ 12,500। अब क्वेश्चंस क्या हैं देखिए, व्हाट इज वैल्यू एडेड इन ईच इंडस्ट्री। सब इंडस्ट्रीज की वैल्यू एडेड क्या थी, जीएनपी क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपको जीएनपी कैलकुलेट करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है वैल्यू एडेड ऑफ एक्स वाई जेड। दूसरे क्वेश्चन में निकालना है आपको जीएनपी, क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन है यहाँ पर बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको फैक्टर इनकम मार्केट प्राइस का डिफरेंस बताया है, प्रोडक्ट दिया है आगे, यानी कि आपको मार्केट प्राइस पर निकालना है इसको, इनकम की बात नहीं हो रही है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज वैल्यू एडेड इन ईच इंडस्ट्री इफ एक्स इम्पोर्ट्स फॉर ₹1,000 एंड वाई इम्पोर्ट्स फॉर ₹1,500। अब देखिए तीसरी चीज़ ये दे दी है, अगर एक्स इम्पोर्ट करता है, इम्पोर्ट क्या करता है, इम्पोर्ट मतलब लाना, कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाना, 1,000 रुपीज़ की, और इम्पोर्ट करता है, वाई इम्पोर्ट करता है 1,500 की, तब उनकी वैल्यू एडेड क्या है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हमने ले लिया 3 कॉलम्स। पहले में हमने ले लिया क्या ले लिया, ट्रांजैक्शंस, कहाँ कहाँ से ट्रांजैक्शंस हुए हैं। ट्रांजैक्शंस कहाँ से हुए हैं बच्चों, ट्रांजैक्शंस हुए हैं एक्स वाई जेड से, 3 इंडस्ट्रीज के थ्रू कैलकुलेशन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। दूसरा वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेकेंड कॉलम हम या नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे कॉस्ट प्राइस, क्या थी उनकी, प्राइस क्या था, और लास्ट में हम इन सारी चीज़ों से कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड। ये सारी चीज़ें रुपीज़ में हैं, ये भी रुपीज़ में, ये भी रुपीज़ में। ठीक है, अब देखिए एक्स का क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक्स ने वाई को सेल किया 6,000 के, यानी कि एक्स का आउटपुट था 6,000 रुपीज़ का, जो उसने सेल किया वाई को। ठीक, 6,000 रुपीज़ का। अब इनके कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, दी नहीं गई है, क्या था क्या नहीं था, वैल्यू एडेड भी नहीं बता सकते क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है। तो ये दोनों तो हमारे लिए डैश हो गए, क्योंकि इसका जब तक हमें पता नहीं होगा उनका एक्सपेंडिचर कैसे था तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, और जब हम कॉस्ट प्राइस निकाल नहीं सकते तो वैल्यू एडेड भी नहीं निकाल सकते। तो ये दोनों तो ब्लैंक हो गए। अब y सेल्स टू z, ठीक है, y ने z को क्या सेल किया, उसने क्या खरीदा था, इनकी वैल्यू थी 8,000, कॉस्ट क्या थी इनकी
कॉस्ट मतलब उसने क्या पेमेंट किया था, उसने क्या खरीदा था, यहाँ से 6000 का रॉ मटेरियल एक्स कंपनी से खरीदा था, ठीक है। यानी कि उसने इस 8000 के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लागत लगाई 6000 की। समझ आया बच्चों? उसने जो खरीदा था उसका कॉस्ट था, मतलब उसकी लागत थी, क्योंकि किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो उसने एक्स कंपनी से खरीदा था 6000 रुपये का रॉ मटेरियल, तो 6000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब एडिशन उसने कितना किया, उसने जो प्रोडक्ट तैयार किया वो 8000 का था, तो एडिशन कितना हुआ वैल्यू में, 2000 का, ठीक है। मतलब 8000 माइनस जो अभी उसने मटेरियल तैयार किया और जो खर्चा किया उसको हमने निकाल दिया, तो एडिशन हो गया 2000 का। अब Z को क्या सेल हुआ, Z सेल्स टू, ये क्या करता है, Z जो सेल कर रहा है वो है टू हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या है, इन्होंने जो माल तैयार किया, जो प्रोडक्शन तैयार किया, उसका जो प्राइस आया निकल के वो उसने बताया कि 12,500 का, ठीक। और इनका कॉस्ट प्राइस क्या था, इन्होंने वाई से परचेज किया था 8000 का रॉ मटेरियल, ठीक। अब बताइए यहाँ पर वैल्यू एडेड कितना हो गया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से, जो उस कंपनी का टोटल वैल्यू आउटपुट है उसको हमने जो लागत लगाई, जो हमने खर्चा किया उस 12,000 को जनरेट करने के लिए, वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 4500, ठीक है। ये तो हो गया वैल्यू एडेड ऑफ एक्स वाई जेड तीनों का। यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये एक्स का वैल्यू एडेड, ये वाई का और ये जेड का। एक्स का वैल्यू एडेड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं है, और बाकी वाई और जेड का हमने कैलकुलेट कर दिया। तो टोटल कितनी इनकम बच्चों जनरेट हो गई, आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, 500, ये हो गया 16, 26, 500 टोटल आउटपुट हो गया। अब क्या है, ये हो गया 14,000, ठीक। वैल्यू एडेड कितने का हो गया 2 और 4500, यानी कि 12,500, ठीक है। अब जब हम इसमें से ये चीज़ माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअली क्या प्रोडक्शन हुआ वो हमें मिल जाएगा। बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि हमें एक्स और वाई और जेड की क्या वैल्यू एडेड है उसको निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में जीएनपी कैलकुलेट करनी है। अब बच्चों हमने आपको जो स्टेप्स में बताए हैं उन स्टेप्स में जितने भी आइटम्स है, ज़रूरी नहीं है कि हर कैलकुलेशन में वो आइटम्स आपको गिवन हो, तो आपको जो आइटम दिए हुए हैं उन्हीं आइटम के थ्रू आप जीएनपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि हमें इसमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ 3 चीज़ें दी हुई हैं जीएनपी, मतलब सॉरी तीनों कंपनी ने क्या प्रोडक्शन किया, तीनों कंपनी ने जो हमने लास्ट में जोड़ा था बच्चों नीचे कितने का प्रोडक्शन हुआ था तीनों कंपनी के थ्रू 12,500 का। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 12,500। आप निकाल सकते हैं उसको कि आपने कैसे कैलकुलेट किया है, आपने कैलकुलेट किया 26,000, ऐसे ही कर देते हैं चलिए, जो 26,500 हमारा कैलकुलेशन आया था, ये था टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस हमने क्या किया यहाँ पर वैल्यू एडेड, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया वो था हमारा 14,000 का। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12,500, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा जीएनपी, क्योंकि बाकी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हमें पता भी नहीं है, और हमने वैसे भी आपसे कहा कि जीएनपी ग्रॉस है तो उसकी ज़रूरत भी नहीं, ग्रॉस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस नहीं करते हैं।
या CFC भी माइनस नहीं करते हैं। ठीक, तो सेकंड का आंसर हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब थर्ड आपको क्या बताया है, व्हाट इज वैल्यू एडेड इन ईच इंडस्ट्री इफ X exports rupees 1000 and Y X imports of rupees 1000 and Y imports for rupees 1500। देखिए बच्चों, इम्पोर्ट का मतलब हमने बाहर से कुछ चीज़ें मंगाई। अब मंगाने का मतलब हमने उसके लिए एक्सपेंडिचर किया, उसके लिए पैसा खर्चा किया। तो जो भी उस कंपनी की वैल्यू एडेड है उसमें से आप उस प्राइस को और घटा देंगे तो उसकी कीमत निकल आएगी। जैसे वैल्यू एडेड माइनस इंपोर्ट, एक्स का निकाल गए हैं बच्चों यहाँ पर, एक्स का। ठीक है, तो अब वैल्यू एडेड कितना था फर्स्ट का, 6000, क्योंकि उसका बाकी पता नहीं था। 6000 माइनस 1000 है तो क्या हो गया, अब एक्चुअली वैल्यू एडेड उसका बचा 5000 का। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। y का कैलकुलेट करने के लिए y का वैल्यू एडेड माइनस इम्पोर्ट्स, y का वैल्यू एडेड देखिए टेबल में हमने कैलकुलेट किया है बस 2000, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट y की कितनी थी, उसमें से उसका कॉस्ट निकाल दिया तो हमारे पास वैल्यू एडेड था 2000 का। अब उसने इम्पोर्ट्स कितने का किया, 1500 का, तो बचा क्या 500। तो इसका हो गया वैल्यू एडेड 500। तो बच्चों ये हमने एक कैलकुलेशन आपको बताई कि किस तरीके से क्या चीज़ें कैलकुलेट करती हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो क्वेश्चन हमको कमेंट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि ये चीज़, ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या होगा, क्या कैलकुलेशन किस तरीके से होगा या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, वो हम आपको फर्दर बता देंगे। और वैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समझ आया होगा वीडियो। और अगर आपने पूरा देखा है, हमने उसमें कुछ एग्जांपल्स में आपको ये कहा है कि ये हमने पहले डिस्कस किया है, उसको लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप उनको समझना चाहते हैं वो आइटम्स, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए और उनसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।